नमस्कार मित्रों, आज हम सुनेंगे अमरकांत जी की लिखी कहानी जिंदगी और झोंक। जिंदगी और झोंक कहानी में अमरकांत ने रजुआ नामक भिखमंगे के माध्यम से एक भिखारी की वास्तविक स्थिति का वर्णन किया है। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। मोहल्ले में जिस दिन उसका आगमन हुआ, सवेरे तरकारी लाने के लिए बाहर जाते समय मैंने उसको देखा था। शिवनाथ बाबू के घर के सामने सड़क की दूसरी ओर स्थित खंडहर में नीम के पेड़ के नीचे एक दुबला पतला काला आदमी गंदी लुंगी में लिपटा चित पड़ा था, जैसे रात में आसमान से टपक कर बेहोश हो गया हो, अथवा दक्षिण भारत का कोई भूला भटका साधु निश्चित स्थान पाकर चुपचाप नाक से हवा खींच खींच कर प्राणायाम कर रहा हो। फिर मैंने शायद एक दो बार और भी उसको कठपुतले की भांति डोल डोल कर सड़क को पार करते या मोहल्ले में एक दो मकानों के सामने चक्कर लगाते या बैठकर हाँफते देखा था। इसके अलावा मैं उसके बारे में उस समय तक कुछ नहीं जानता था। रात के लगभग 10 बजे खाना खाने के बाद मैं बाहर आकर लेटा था। चैत का महीना, हवा तेज चल रही थी। चारों ओर घुप अंधियारा। प्रारंभिक झपकियां ही ले रहा था कि मारो मारो का हल्ला सुनकर चौंक पड़ा। यह शोरगुल बढ़ता गया। मैं तत्काल उठ बैठा। शायद आवाज़ शिवनाथ बाबू के मकान की ओर से आ रही थी। जल्दी से पाँव में चप्पल डालकर उधर को चल पड़ा। मेरा अनुमान ठीक था। शिवनाथ बाबू के मकान के सामने ही भीड़ लगी थी। मोहल्ले के दूसरे लोग भी शोरगुल सुनकर अपने घरों से भागे चले आ रहे थे। मैंने भीतर घुसकर देखा और कुछ चकित रह गया। खंडहर का वही भिखमंगा था। शिवनाथ बाबू का लड़का रघुवीर उस भिखमंगे की दोनों बाहों को पीछे से पकड़े हुए था और 2-3 व्यक्ति आंखें मूंद मूंद कर उछल कूद कर उसे बेतहाशा पीट रहे थे। शिवनाथ बाबू तथा अन्य लोग उसे भयजन्य क्रोध से आंखें फाड़ फाड़ कर घूर रहे थे। भिखमंगा नाटा था, गाल पिचके हुए, आंखें धसी हुई और छाती की हड्डियां साफ बांस की खपचियों की तरह दिखाई दे रही थी। पेट नींद की तरह फूला हुआ मार पड़ने पर बेतहाशा चिल्ला रहा था, मैं बरई हूँ, मैं बरई हूँ, मैं बरई हूँ। साला छटा हुआ चोर है साहब। शिवनाथ बाबू मेरे पास सरक आए थे। पर यह हमारा आपका दोष है कि हम आदमी नहीं पहचानते। गरीबों को देखकर हमारा आपका दिल पसीज जाता है और मौका बेमौका खुदी चुन्नी साग सत्तू दे ही दिया जाता है। आपने तो इसको देखा ही होगा। मालूम होता था महीनों से खाना नहीं मिला है, पर कौन जाता था कि साला ऐसा निकलेगा। हरामी पिल्ला। फिर भिखमंगे की ओर मुड़कर गरज पड़े, बता साले, साड़ी कहाँ रखी है? नहीं, वह मार पड़ेगी, नानी याद आ जाएगी। उनका गला जोर से चिल्लाने के कारण किंचित बैठ गया था, इसलिए संभवतः थककर वह चुप हो गए। पीटने वालों ने भी इस समय पीटना बंद कर दिया था, लेकिन शिवनाथ बाबू के वक्तव्य से राम जी का सोहदा पहलवान लड़का शंभू अत्यधिक प्रभावित मालूम पड़ा। वह अभी अभी आया था और शिवनाथ बाबू का बयान समाप्त होते ही आओ देखा न ताव, भीड़ में से आगे लपक जूता हाथ में ले गंदी गंदी गालियां देते हुए भिखमंगे को पीटना शुरू कर दिया। 1-1.5 हफ्ते से मोहल्ले में आया हुआ है। शिवनाथ बाबू बोले, निश्चित ही लालची कुत्तों की तरह इधर उधर घूमा करता था। सो हमारे घर में दया आ गई। एक रोज उसे बुलाकर उन्होंने कटोरे में दाल भात तरकारी खाने को दे दी। बस क्या था, परख गया, रोज आने लगा। खैर कोई बात नहीं थी। आपकी दया से ऐसे 2-3 भर भिखमंगे रोज ही खाकर दुआ दे जाते हैं। यह घर में आने लगा तो मौका पड़ने पर एक आध काम भी कर देता था। अब यह किसको पता था कि आज यह घर से नई साड़ी चुरा लेगा। आपको ठीक से पता है कि साड़ी इसी ने चुराई है? मेरे इस प्रश्न पर वह बिगड़ गए। बोले, आप भी खूब बात करते हैं, यही पता लग गया तो चोर कैसा? मैं तो खूब जानता हूँ कि ये सब चोरी का माल होशियारी से छिपा देते हैं और जब तक इनकी कड़ी पिटाई न की जाए कुछ नहीं बताते। अब यही समझिए कि करीब 9 बजे साड़ी गायब हुई। जमुना का कहना है कि उस समय उसने इसको किसी सामान के साथ घर से निकलते हुए देखा। फिर मैं यह पूछता हूँ कि आज 10 वर्ष से मेरे घर का दरवाज़ा इसी तरह खुला रहता है, लेकिन कभी कोई चोरी नहीं हुई। आज ही कौन सी नई बात हो गई कि यह आया नहीं कि मोहल्ले में चोरी बदनामी शुरू हो गई।
अरे मैं इन सालों को खूब जानता हूँ। वह भिखमंगा अब भी तेज मार पड़ने पर चिल्ला उठता, मैं बरई हूँ, बरई हूँ। स्पष्ट था कि इतने लोगों को देखकर वह काफ़ी भयभीत हो गया था और अपने समर्थन में कुछ न पाकर बेतहाशा अपनी जाति का नाम ले रहा था। जैसे हर जाति के लोग चोर हो सकते हैं, लेकिन बरई कतई नहीं हो सकते। नए लोग अब भी आ रहे थे। वे क्रोध और उत्तेजना में आकर उसको पीट कर और भीड़ में मिल जाते, और जब लगातार मार पड़ने पर भी उसने कुछ नहीं बताया तो लोग खामखा थक गए। कुछ लोग वहाँ से सरकने भी लगे। किसी ने उसे पेड़ में बांधने और किसी ने पुलिस के सुपुर्द करने की सलाह दी। मैं कुछ ऐसी ही सलाह देकर खिसकना चाहता था कि शिवनाथ बाबू का मंझला लड़का योगेंद्र दौड़ता हुआ आया और अपने पिताजी को अलग ले जाते हुए फुस-फुस कुछ बातें की। कुछ देर बाद शिवनाथ बाबू जब वापस आए तो उनके चेहरे पर हवाइयाँ सी उड़ रही थीं। एक दो क्षण इधर उधर मेरी ओर बेचारे इस तरह से देखने के बाद बोले, अच्छा इस बार छोड़ देते हैं, साला काफ़ी सजा पा चुका है, आइंदा ऐसा करते चेतेगा। लोग शिवनाथ बाबू को बुरा भला कहकर रास्ता नापने लगे। मैं उनकी ओर मुस्कुरा कर देखा तो मेरे पास आकर झेपते हुए बोले, इस बार तो साड़ी घर में ही मिल गई है, पर कोई बात नहीं, चमार सियार डांट डपट पाते ही रहते हैं। अरे इस पर क्या पड़ी है, चोर चाई तो रात भर मार खाते हैं और कुछ भी नहीं बताते। फिर बाईं आंख को बखूबी दबाते हुए दांत खोलकर हंस पड़े। चलिए साहब, नीच और नींबू को दबाने से ही रस निकलता है। कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि उस दिन पिटाई के बाद भी खंडहर का वह भिखमंगा मोहल्ले में टिके रहने की हिम्मत कैसे कर सका। हो सकता है उसने सोचा हो कि निर्दोष छूट जाने के बाद मोहल्ले के लोगों का विश्वास और सहानुभूति उसको प्राप्त हो जाएगी और दूसरी जगह उसी अनिश्चितता का सामना करना पड़ेगा। चाहे जो हो, उसके प्रति मेरी दिलचस्पी अब और बढ़ गई। मैं उसको खंडहर में बैठकर कुछ खाते या चुपचाप सोते या मोहल्ले में डग-डग सरकते हुए देखता। लोग अब उसको कुछ न कुछ दे देते। बचा हुआ बासी या जूठा खाना पहले कुत्तों या गाय भैंसों को दे दिया जाता था, परंतु अब औरतें बच्चों को दौड़ा देती हैं कि जाकर भिखमंगे को दे आएं। कुछ लोगों ने तो उसको कोई पहुंचा हुआ साधु महात्मा तक कह डाला और धीरे धीरे उसने खंडहर का परित्याग कर दिया और आम सहानुभूति एवं विश्वास का आश्चर्यजनक लाभ उठाते हुए जब वह किसी न किसी के उसारे या दालान में जमीन पर सोने बैठने लगा तो लोग उससे हल्के फुल्के काम भी लेने लगे। दया माया के मामले में शिवनाथ बाबू से पार पाना टेढ़ी खीर है, किंतु भिखमंगा उनके दरवाजे पर जाता ही न था। लेकिन एक दिन उन्होंने किसी शुभ मुहूर्त में उसे सड़क से गुजरते समय संकेत से अपने पास बुलाया और तिरछी नज़र से देखकर बोले, देख बे, तूने चाहे जो भी किया, हमसे तो यह सब देखा नहीं जाता। दर दर भटकता रहता है, कुत्ते सुअर का जीवन जीता है। आज से इधर भटकना छोड़ दे, आराम से यहीं रह और दोनों जून भरपेट खा। पता नहीं यह शिवनाथ बाबू के स्नेह से संभव हुआ या डर से, पर भिखमंगा उनके यहाँ स्थायी रूप से रहने लगा। उन्हीं के यहाँ उसका नामकरण भी हुआ। उसका नाम गोपाल था, लेकिन शिवनाथ बाबू के दादा का नाम गोपाल सिंह था, इसलिए घर की औरतों की जबान से नाम उतरता ही न था। उन्होंने उसको रजुआ कहना आरंभ किया और धीरे धीरे यही नाम सारे मोहल्ले में प्रसिद्ध हो गया। किंतु रजुआ के भाग्य में बहुत दिनों तक शिवनाथ बाबू के यहाँ टिकना न लिखा था। बात यह है कि मोहल्ले के लोगों को यह कतई पसंद न था कि केवल दोनों जून भोजन पर रजुआ शिवनाथ बाबू की सेवा करे। जब भगवान ने उनके बीच एक नौकर भेज ही दिया था तो उस पर उनका भी उतना ही अधिकार था और उन्होंने मौका देखकर उसको अपनी सेवा करने का अवसर देना आरंभ कर दिया। वह शिवनाथ बाबू के किसी काम से जाता तो रास्ते में कोई न कोई उसको पैसे देकर किसी काम की फरमाइश कर देता और यदि वह आनाकानी करता तो संबंधित व्यक्ति बिगड़कर कहता, साला तो शिवनाथ का गुलाम है, वह क्या कर सकते हैं, मेरे यहाँ बैठकर खाया कर, वह क्या खिलाएंगे, बासी भात ही तो देते होंगे। रजुआ शिवनाथ बाबू से अब भी डरता था, इसलिए उनसे छिपकर ही वह अन्य लोगों का काम करता, किंतु उसको पीटने का और व्यक्तियों को भी उतना ही अधिकार था। एक बार जमुना लाल के लड़के जंगी ने रजुआ से 3-4 आने की लकड़ी लाने को कहा और रजुआ फौरन आने का वादा कर कर चला गया, पर वह शीघ्र न आ सका
क्योंकि शिवनाथ बाबू के घर की औरतों ने उसे इस या उस काम में बांध रखा। बाद में जब वह जमुना लाल के यहाँ पहुँचा तो जंगी ने पहला काम यह किया कि 2 थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिए। फिर गरज कर बोला, सूअर धोखा देता है, कह देता नहीं आऊँगा। अब आज से तुझसे दिन भर काम कराऊँगा, देखें कौन साला रोकता है। आखिर हम भी इसी मोहल्ले में रहते हैं कि नहीं। और सचमुच जंगी ने उससे दिन भर काम लिया। शिवनाथ बाबू को सब पता लग गया, लेकिन उनकी उदार व्यावहारिक बुद्धि की प्रशंसा किए बिना नहीं रहा जा सकता, क्योंकि उन्होंने चूं तक नहीं की। ऐसी कई घटनाएं हुईं, पर रजुआ पर किसी का स्थायी अधिकार निश्चित न हो सका। उसकी सेवाओं की उपयोग संबंधी खींचातानी से उसका समाजीकरण हो गया। मोहल्ले का कोई भी व्यक्ति उसे 2-4 रुपए देकर स्थायी रूप से नौकर रखने को तैयार न हुआ, क्योंकि वह इतना शक्तिशाली कतई न था कि 24 घंटे नौकर की महान जिम्मेदारियां संभाल सके। वह तेजी के साथ 25-50 गगरे पानी न भर सकता था, बाजार से दौड़कर भारी सामान सौदा न ला सकता था। अतएव लोग उससे छोटा मोटा काम ले लेते और इच्छा अनुसार उसे कुछ न कुछ दे देते। अब न वह शिवनाथ बाबू के यहाँ टिकता, न जमुना लाल के यहाँ, क्योंकि उसको कोई टिकने ही न देता। उसको रजुआ ने भी समझ लिया और मोहल्ले के लोगों ने भी। अब वह किसी व्यक्ति विशेष का नहीं बल्कि सारे मोहल्ले का नौकर हो गया। रजुआ के लिए छोटे मोटे कामों की कमी न थी। किसी के यहाँ खा पी कर वह बाहर की चौकी या जमीन पर सो रहता और सवेरे उठता तो मोहल्ले के लोग उसका मुंह जोहते। नौकर चाकर किसी के यहाँ बहुत दिनों तक टिकते नहीं थे और वे भाग भाग कर रिक्शे चलाने लगते या किसी मिल या कारखाने में काम करने लगते। 2-4 व्यक्तियों के यहाँ ही नौकर थे। अन्य घरों में कहार पानी भर देता, लेकिन वह गगरों के हिसाब से पानी देता, और यदि एक गगरा भी अधिक देता तो उसका मेहनताना पाई पाई वसूल कर लेता। इस स्थिति में रजुआ का आगमन जैसे भगवान का वरदान था। लोग उससे छोटा मोटा काम लेकर इच्छा अनुसार उसकी मजदूरी चुका देते। यदि उसने कोई छोटा काम किया तो उसे बासी रोटी या भात या चना या सत्तू दे दिया जाता और एक कोने में बैठकर चापुड़ चापुड़ खा फाँक लेता। अगर कोई बड़ा काम कर देता तो 1 जून का खाना मिल जाता, पर उसमें अनिवार्य रूप से एकाध चीज़ बासी रहती और कभी कभी तरकारी या दाल नदारद होती। कभी भात नमक मिल जाता जिससे वह पानी के साथ खा जाता। कभी कभी रोटी अचार और कभी कभी तो सिर्फ तरकारी ही खाने या दाल पीने को मिलती। कभी खाना न होने पर 2-4 पैसे मिल जाते या मोटा पुराना कच्चा चावल या दाल या 4-6 आलू। कभी उधार भी चलता। वह काम कर देता और उसके एवज में फिर किसी दिन कुछ न कुछ पा जाता। इसी तरह वह मेरे घर भी आने लगा था, क्योंकि मेरी श्रीमती जी के बुद्धि के मामले में किसी से पीछे न थी। रजुआ आता और काम करके चला जाता। 1-2 बार मुझसे भी मुठभेड़ हुई, पर कुछ बोला नहीं। कोई छुट्टी का दिन था। मैं बाहर बैठा एक किताब पढ़ रहा था कि इतने में रजुआ भीतर आया और कोने में बैठकर कुछ खाने लगा। मैंने घूमकर एक निगाह उस पर डाली। उसके हाथ में एक रोटी और थोड़ा सा अचार था। वह सुअर की भांति चापुड़ चापुड़ खा रहा था। बीच बीच में वह मुस्कुरा पड़ता, जैसे कोई बड़ी मंजिल सर करके बैठा हो। मैं उसकी ओर देखता रहा और मुझे वह दिन याद आ गया जब चोरी के अभियोग में उसकी पिटाई हुई थी। जब वह खाकर उठा तो मैंने पूछा, क्यों रे रजुआ, तेरा घर कहाँ है? वह सकपकाकर खड़ा हो गया, फिर मुंह टेढ़ा करके बोला, सरकार, रामपुर का रहने वाला हूँ। और उसने दांत निपोड़ दिए। गांव छोड़कर यहाँ क्यों चला आया? मैंने पुनः प्रश्न किया। क्षण भर वह असमंजस में मुझे खड़ा ताकता रहा, फिर बोला, पहले रसड़ा में था मालिक। जैसे रामपुर से सीधे बलिया आना अपराध हो, उसके लिए संभवतः क्यों का कोई महत्व नहीं था। जैसे गांव छोड़ने का जो भी कारण हो वह अत्यंत सामान्य एवं स्वाभाविक था, और वह न उसके बताने की चीज़ थी और न किसी के समझने की। रामपुर में कोई है तेरा? मैंने 1-2 क्षण उसको गौर से देखने के बाद दूसरा सवाल किया। नहीं मालिक, बाप और 2 बहनें थी, ताउन में मर गईं। वह दांत निपोर के हंस पड़ा। उसके बाद मैंने कोई प्रश्न नहीं किया, हिम्मत नहीं हुई। वह फौरन वहाँ से सरक गया और मेरा हृदय कुछ अजीब सी घृणा से भर उठा। उसकी खोपड़ी किसी हलवाई की दुकान पर दिन में लटकते काले गैस लैंप की भांति हिल डुल रही थी। हाथ पैर पतले,
पेट अब भी हड़िया की तरह फूला हुआ और सारा शरीर निहायत गंदा एवं घृणित। मेरी इच्छा हुई जाकर बीवी से कह दूं कि इससे काम न लिया करो, यह रोगी है। फिर टाल गया, क्योंकि इसमें मेरा ही घाटा था। मैं जानता था कि नौकरों की कितनी किल्लत थी और रजुआ के रहने से इतना आराम हो गया था कि मैं हर पहली या दूसरी तारीख को राशन, मसाला आदि खरीद कर महीने भर के लिए निश्चिंत हो जाता था। इन खिलाफ जिंदाबाद, महात्मा गांधी की जय। कुछ महीनों बाद एक दिन जब मैं अपने कमरे में बैठा था कि मुझे रजुआ के नारे लगाने और फिर ही करके हंसने की आवाज़ सुनाई दी। मैं चौंका और मैंने सुना, आंगन में पहुंचकर वह जोर से कह रहा था, मलिकाइन, थोड़ा नमक होगा? मिसिर के यहाँ से रोटियां मिल गई हैं, दाल बनाऊंगा। मेरी पत्नी चूल्हे चौके में लगी हुई थी। उसने कुछ देर बाद उसको नमक देते हुए पूछा, रजुआ, सच बताना, तुझे नहाए कितने दिन हो गए? खिचड़ी की खिचड़ी नहाता हूँ मलिकाइन जी, वह नमक लेकर बोला और हंसते हुए भाग गया। मैं कमरे में बैठा यह सब सुन रहा था। संभवतः उसको मेरी उपस्थिति का ज्ञान न था, अन्यथा वह ऐसी बातें न करता। लेकिन यह बात साफ थी कि अब वह मोहल्ले में जम गया है। उसको खाने पीने की चिंता नहीं। इतना ही नहीं, अब वह मोहल्ले भर में सह पा रहा है। लोग अब उससे हंसी मजाक भी करने लगे हैं और उसे मारे पीटे जाने का किंचित मात्र भी भय नहीं। अवश्य यही बात थी और वह स्थिति में परिवर्तन से लाभ उठाते हुए ढीठ हो गया था। इसलिए उसने अपने आवागमन की सूचना देने के लिए राजनीतिक नारे लगाने शुरू कर दिए थे, जैसे वह कहना चाहता हो कि मैं हंसी मजाक का विषय हूँ, लोग मुझसे मजाक करें, जिससे मेरे हृदय में हिम्मत और ढांढस बढ़े। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन कुछ ही दिन बाद मैंने उसकी एक ऐसी हरकत देखी जिससे मेरे अनुमान की पुष्टि होती थी। सायंकाल दफ्तर से आ रहा था कि जीवतराम के गोले के पास मैंने रजुआ की आवाज़ सुनी। पतिया की स्त्री बर्तन मांज रही थी और उसके पास खड़ा रजुआ टेढ़ा मुंह करके बोल रहा था, सलाम हो भौजी, समाचार है ना? अंत में बेमतलब ही हंसने लगा। पतिया की बहू ने थोड़ा मुस्की काटते हुए सुनाया, दूर हो पापी, समाचार पूछने का तेरा ही मुंह है? चला जा, नहीं तो जूठ की काली हाड़ी चलाकर वह मारूंगी कि सारी लफंगई। यहाँ उसने एक गंदे मुहावरे का इस्तेमाल किया। लेकिन मालूम पड़ता है कि रजुआ इतने से ही खुश हो गया, क्योंकि वह मुंह फैलाकर हंस पड़ा और फिर तुरंत उसने 2-3 बार सिर को ऊपर झटका देते हुए ऐसी किलकारियां लगाईं जैसे घास चरता हुआ गधा अचानक सिर उठाकर ढींचू ढींचू कर उठता है। फिर तो यह उसकी आदत हो गई। सारे मोहल्ले की छोटी जातियों की औरतों से उसने भौजाई का संबंध जोड़ लिया था। उनको देखकर वह कुछ हल्की फुल्की छेड़खानी कर देता और तब वह गधे की भांति ढींचू ढींचू कर उठता। कुएं पर पहुंचकर वह किसी औरत को कनखी से निहारता और अंत में पूछ बैठता, यह कौन है? अच्छा, बड़की भौजी हैं। सलाम भौजी, सीताराम सीताराम, राम राम जपना, पराया माल अपना। इतना कहकर वह दुष्टतापूर्वक हंस पड़ता। वह किसी काम से जा रहा होता, पर रास्ते में किसी औरत को बर्तन मांजते हुए या अपने दरवाजे पर बैठते हुए या कोई काम करते हुए देख लेता तो 1-2 मिनट के लिए वहां पहुंच जाता। बेहया की तरह हंसकर कुशल क्षेम पूछता और अंत में झिड़की गाली सुनकर किलकारियां मारता हुआ वापस चला जाता। धीरे धीरे वह इतना सहक गया कि नीची जाति की किसी जवान स्त्री को देखकर, चाहे वह जान पहचान की हो या न हो, दूर से हिचकी दे देकर किलकने लगता। मेरी तरह मोहल्ले के अन्य लोगों ने भी उसके इस परिवर्तन पर गौर किया था और संभवतः इसी कारण लोग उसे रजुआ साला कहने लगे। अब कोई बात कहनी होती, कितने गंभीर काम के लिए पुकारना होता, तो लोग उसे रजुआ साला कहकर बुलाते और अपने काम की फरमाइश करके हंस पड़ते। उनकी देखा देखी लड़के भी ऐसा ही करने लगे, जैसे साला कहे बिना रजुआ का कोई अस्तित्व ही न हो। और इससे रजुआ भी बड़ा प्रसन्न था, जैसे इससे उसके जीवन की अनिश्चितता कम हो रही हो और उस पर अचानक कोई संकट आने की संभावना संकुचित होती जा रही हो। और अब लोग उसे चिढ़ाने भी लगे, क्यों बे रजुआ साला, शादी करेगा? लोग उसे छेड़ते। रजुआ उनकी बातों पर खी हंस पड़ता, फिर अपनी आदत के अनुसार सिर को ऊपर की ओर 2-3 बार झटके देता हुआ तथा मुंह से ऐसी हिचकी की आवाज़ निकालता हुआ जो अधिक कड़वी चीज़ खाने पर निकलती है, चलता बनता।
वह समझ गया था कि लोग उसे देखकर खुश होते हैं और अब वह सड़क पर चलते, गली से गुजरते, घर में घुसते, काम की फरमाइश लेकर घर से निकलते और कुएं पर पानी भरते समय जोरों से चिल्लाकर उस समय के प्रचलित राजनीतिक नारे लगाता या कबीर की कोई गलत सलत बानी बोलता था, किसी सुनी हुई कविता या दोहे की एक दो पंक्तियां गाता। ऐसा करते समय वह किसी की ओर देखता नहीं बल्कि मुंह टेढ़ा करके जमीन की ओर देखता हुआ मुंह फैलाकर हंसे जाता, जैसे वह दिमाग की आंखों से देख रहा हो कि उसकी हरकतों को बहुत से लोग देखकर सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। सायंकाल दफ्तर से आने और नाश्ता पानी करने के बाद मैं हवाखोरी के लिए निकल जाता हूँ। रेलवे लाइन पकड़कर बांसडीह की ओर जाना मुझे सबसे अच्छा लगता है। सरयू पार करके गंगा जी के किनारे घूमना टहलना कम आनंददायी नहीं है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि बरसात में दोनों नदियां बढ़कर समुद्र का रूप ले लेती हैं और जाड़े में इतने दलदल मिलते हैं कि जाने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि मुझे देर हो जाती है या अधिक चलने फिरने की कोई इच्छा नहीं होती और स्टेशन के प्लेटफॉर्म का चक्कर लगाकर वापस लौट आता हूँ। 15-20 दिन के बाद एक दिन सायंकाल स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर टहलने गया। स्टेशन के फाटक से प्लेटफॉर्म पर आने के बाद मैं बाईं तरफ जीआरपी की चौकी की ओर बढ़ चला, किंतु कुछ कदम ही चला था कि मेरा ध्यान रजवा की ओर गया, जो मुझसे कुछ दूर आगे था। वह भी उधर ही जा रहा था। मुझे कुछ आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि शहर के काफ़ी लोग दिशा मैदान के लिए कटहर नाला जाते थे। स्टेशन के पास ही बहता है। मैं धीरे धीरे चलने लगा, पर रजुआ कटहर नाला नहीं गया, बल्कि जीआरपी की चौकी के पास कुछ ठिठक कर खड़ा हो गया। अब मुझे कुछ आश्चर्य हुआ, क्या वह किसी मामले में पुलिस वालों के चक्कर में आ गया है? मेरी समझ में कुछ न आया और उत्सुकतावश मैं तेज चलने लगा। आगे बढ़ने पर स्थिति कुछ कुछ समझ में आने लगी। चौकी के सामने एक बेंच पर बैठे पुलिस के 2-3 सिपाही कोई हंसी मजाक कर रहे थे और उनसे थोड़ी ही दूर पर नीचे एक नंगी औरत बैठी हुई थी। वह औरत और कोई नहीं, एक पगली थी जो कई दिनों से शहर का चक्कर काट रही थी। उसको मैंने कई बार चौक में तथा एक बार सरयू के किनारे देखा था। उसकी उम्र लगभग 20 वर्ष होगी और वह बदसूरत, काली तथा निहायत गंदी थी। वह जहाँ जाती कुछ लफंगे हा हू करते उसके पीछे हो जाते। वे उसको चिढ़ाते, उस पर ईंट फेंकते और जब वह तंग आकर चीखती चिल्लाती भागती तो लड़के उसके पीछे दौड़ते। रजुआ उस पगली के पास ही खड़ा था। वह कभी शंकित आंखों से पुलिस वालों को देखता, फिर मुंह फैलाए हंस पड़ता और मुटुर मुटुर पगली को ताकने लगता, परंतु पुलिस वाले संभवतः उसकी ओर ध्यान न दे रहे थे। आप सुन रहे थे अमरकांत जी की कहानी जिंदगी और जोंक का भाग 1। तो रजुआ और उस लड़की का क्या हुआ, जानने के लिए भाग 2 जरूर सुने। धन्यवाद।